आदि कैलाश हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं में बसा महादेव का रहस्यमयी निवास। आज मैं जाने वाली थी अपने पहले पंच कैलाश की यात्रा पर। बूंदी, रोंगकोंग, गुंजी और कुट्टी जैसे सैकड़ों साल पुराने गांवों से निकल आदि कैलाश पहुंचने का अनोखा सफर हो, या फिर यहाँ के अद्भुत पार्वती सरोवर और भीम की खेती के दर्शन। साक्षात ओम के दर्शन देने वाले ओम पर्वत की यात्रा हो, या फिर काली नदी की पतली धारा को उसके उद्गम स्थान से निकल एक नदी में बदलते देखने का एहसास। महादेव का वास हो या फिर शिव पार्वती का विवाह, पांडवों की यात्रा हो या फिर रावण की तपस्या, न जाने ऐसे और कितने ही रहस्यों से भरी है यह आदि कैलाश की यात्रा। आदि कैलाश यात्रा के लिए मैं सबसे पहले धारचूला पहुंच गई। धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। आदि कैलाश यात्रा का परमिट यहीं से बनाना होता है। अगली सुबह मैंने धारचूला से अपनी आदि कैलाश यात्रा शुरू कर दी। आज मुझे यहाँ से गुंजी नाम की जगह तक पहुँचना था, जो धारचूला से लगभग 6 घंटे दूर है। धारचूला से निकलने के बाद मेरा पहला स्टॉप था तवा घाट। तवा घाट पर 2 नदियां धौलीगंगा व काली नदी का संगम होता है। धौलीगंगा नदी दारमा की तरफ से व काली गंगा नदी काला पानी नाम की जगह से निकलकर यहाँ मिलती है। तवा घाट से ही दारमा वैली व पंचाचूली बेस कैंप के लिए एक रोड कटती है। तवा घाट से एक बार फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी। आगे आप मालपा नाम की जगह पर पहुंचते हैं। काफी समय पहले मालपा आदि कैलाश यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव हुआ करता था, लेकिन 1998 में जब आदि कैलाश यात्रा के दौरान यात्री यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, तब रात 3 बजे यहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 200 से अधिक यात्री मारे गए और यह पूरा गांव ध्वस्त हो गया। लैंडस्लाइड के बाद लगभग 3 दिन तक इस जगह पर पत्थर गिरते ही रहे। इस यात्रा में अब अगला पड़ाव आता है बूंदी गांव, और बूंदी गांव से ही शुरू होते हैं बर्फ से ढके पहाड़ों के दर्शन। आगे बढ़ते हुए ये पहाड़ ऐसे दिखते हैं जैसे कि ये उतरकर ठीक आपके सामने ही आ गए हैं। यहीं से इस यात्रा में अब खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। ऊपर चढ़ते हुए आपको कभी बाएं तो कभी दाएं एक विशाल बर्फ से ढकी पहाड़ी दिखाई देती है। इस पहाड़ी को नामजुम डंग कहते हैं।
नामजुंग यहाँ के लोगों के इष्ट देवता हैं, जिन्हें वे भगवान शिव का ही एक अंश मानते हैं। नामजुंग देवता का वास इसी पहाड़ी पर माना जाता है, इसीलिए इसे नामजुंग दंग कहा जाता है। यहाँ की लैंग्वेज में दंग का मतलब पहाड़ होता है। बूंदी के बाद अब अगला पड़ाव होता है छाले। यहाँ पर आपके आदि कैलाश यात्रा के परमिट चेक होते हैं। बगैर परमिट के यहाँ के लोकल लोगों को भी यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाता। छालेक से आसपास की पहाड़ियों के काफी सुंदर व्यूज दिखते हैं। आदि कैलाश यात्रा के पहले दिन यही आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। लगभग 3 बजे मैं गुंजी पहुंच गई। आज का मेरा नाइट स्टे यहीं होने वाला था। गुंजी में आपको स्टे के ऑप्शंस मिल जाते हैं। रात को यहाँ पर काफी ठंड थी। 9 बजे हम खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह 5 बजे मैंने आदि कैलाश की यात्रा शुरू कर दी। आज की यात्रा में मेरे गाइड होने वाले थे मिस्टर अमर, जो धारचूला के ही रहने वाले हैं। हमें आज गुंजी से पहले जोलिंगकोंग नाम की जगह और फिर वहां से ट्रैक कर आदि कैलाश व पार्वती सरोवर पहुंचना था, और इसके बाद आज ही हमें ओम पर्वत के दर्शनों के लिए भी निकलना था। सुबह 6 बजे हम आदि कैलाश से 19 किलोमीटर पहले कुटी गांव पहुंच गए, जो कि आदि कैलाश रूट का आखिरी गांव है। कुटी गांव की बात करें तो यह गांव केदारनाथ धाम से भी ज्यादा हाइट पर है। कुटी गांव के ठीक सामने आप एक छोटे पहाड़ पर टूटा फूटा किला देख सकते हैं। यह पांडव किला है। मेरे गाइड ने बताया कि पांडव अपनी यात्रा के दौरान अपनी मां कुंती के साथ कुछ समय यहाँ रुके थे, और कुंती के नाम पर ही इस गांव का नाम कुटी पड़ा। आज भी इस किले के कुछ हिस्से आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आप कई जगह पर नदी में पानी के ऊपर बर्फ की चट्टानें सी देख सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ग्लेशियर के अंदर से पानी निकल रहा हो। कुटी गांव से आधा घंटे की चढ़ाई वाले रास्ते के बाद अब नजारे किसी और ही दुनिया के प्रतीत होते हैं। अब आगे का रास्ता चारों तरफ से बड़े बड़े हिम शिखरों से ढका हुआ था। और इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए थोड़ा आगे हम जोलिंगकोंग देख सकते थे।
ज्योलिंगकोंग को हम आदि कैलाश यात्रा का बेस कैंप मान सकते हैं। ज्योलिंगकोंग से ही अब मुझे 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक कर आदि कैलाश व पार्वती सरोवर के दर्शनों के लिए जाना था। मैं पहुंच गई हूँ ज्योलिंगकोंग और यहाँ से हम एक छोटा सा ट्रैक करेंगे पार्वती सरोवर के लिए। तो चलिए चलते हैं। सुबह 7:30 बजे मैंने अपना ट्रैक शुरू कर दिया। आदि कैलाश का ये बेस कैंप एक छोटी सी वैली की तरह नजर आता है और यह चारों तरफ से बड़े बड़े हिमखंडों से घिरा है। अब हल्की हल्की धूप निकल चुकी थी और आसपास की कुछ हिमालयन श्रृंखलाएं चमकने लगी थी। आसमान में पंछी इस कड़कती ठंड में ही अपने काम पर निकल पड़े थे। अभी भी यहाँ चारों तरफ काफी धुंध थी। मुझे बताया गया कि कुछ दिनों से यहाँ ऐसा ही कोहरा लगा हुआ है, जिसकी वजह से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो ऊपर चलते हुए यह चिंता जरूर थी कि मुझे आदि कैलाश पर्वत के दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद सामने एक पहाड़ी पर कुछ पत्थर खड़े दिखाई दिए। गाइड ने बताया कि इसे पार्वती मुकुट कहते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और अब मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ पार्वती सरोवर के पास। सरोवर से थोड़ा पहले ही आपको रास्ते पर रेलिंग बनी दिख जाती है। अगर यहाँ ज्यादा बर्फ हो तो इस रेलिंग को देखकर आप रास्ते का आइडिया लगा सकते हैं। पार्वती सरोवर से 300-400 मीटर पहले आपको आदि कैलाश का बोर्ड लगा दिख जाता है। धुंध के बीच सूर्य की जो भी किरणें पहुंच रही थी, उससे नजारों में हल्की लालिमा नजर आ रही थी। अब मैं पार्वती सरोवर के पास ही बने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गई। अभी ऑफिशियल कैलाश यात्रा नहीं खुली थी, तो यह मंदिर बंद ही था और यहाँ कोई ज्यादा यात्री भी नहीं थे। इस शांति में आदि कैलाश की यात्रा की सोच भी एक कल्पना ही थी। मेरे गाइड ने बताया कि पार्वती सरोवर में हाथ मुंह धोने के बाद ही इस मंदिर में पूजा की जाती है। तो मैंने भी पार्वती सरोवर और आदि कैलाश पर्वतों के दर्शनों के बाद ही यह मंदिर देखने का डिसाइड किया और इस ताल की तरफ चली गई। ताल की तरफ जाते हुए यहाँ मंदिर के ठीक पीछे आदि कैलाश पर्वत है, जिसके दर्शनों के लिए यात्री यहाँ आते हैं।
लेकिन 8 बजने के बाद भी अभी भी यहाँ पूरा कोहरा था और आदि कैलाश पर्वत भी नहीं दिख रहा था और इससे थोड़ी चिंता जरूर बढ़ने लगी थी। अब मैं पार्वती सरोवर के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सरोवर इतना बड़ा होगा। जहां तक नजरें जा रही थी यही ताल नजर आ रहा था। इस पूरे सरोवर का पानी सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ था। विशालकाय होने के साथ साथ यह सरोवर काफी खूबसूरत भी है। हल्की धूप में इस सरोवर पर जमी बर्फ चांदी की तरह टिमटिमा रही थी। आदि कैलाश यात्रा में पार्वती सरोवर और भगवान शिव के मंदिर के अलावा एक और खास चीज है जो आप यहाँ देख सकते हैं, और वो है भीम की खेती, जिसे आप पार्वती सरोवर से एकदम किनारे लगकर ही देख सकते हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने इस जगह पर धान की फसल उगाई थी और आज भी इस ताल के किनारों पर यही फसल खुद ही उग जाती है, जो अपने आप में एक मिरेकल है। अब लगभग 9 बज चुके थे। अभी भी आदि कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। धुंध पहले थोड़ा कम होती और फिर अचानक बढ़ जाती। मैं हर 5 मिनट में पार्वती सरोवर के किनारे खड़े होकर आदि कैलाश पर्वत की तरफ देखने लगती। मैंने थोड़ा और देर इंतजार करने का डिसाइड किया और अपने गाइड के साथ वहीं ताल के किनारे बैठ गई। कोई 10 बजे के आसपास अब धूप खिलने लगी। मंदिर के आसपास की श्रृंखलाओं से धुंध हटने लगी। फाइनली लगभग 10:30 बजे मुझे अपने पहले पंच कैलाश के दर्शन हो गए। इस पवित्र पर्वत को मैंने आज तक सिर्फ फोटोज और वीडियोस में ही देखा था, लेकिन आज मुझे इसके साक्षात दर्शन करने का मौका मिल रहा था। आदि कैलाश पर्वत बाकी हिमालयन पीक से बिल्कुल अलग दिखता है। इस पर्वत की बनावट काफी यूनिक है। पहाड़ के ऊपरी भाग की कुछ लकीरें ऐसे दिखती हैं मानो महादेव के माथे के तिलक की लकीरें हों। आदि कैलाश कैलाश मानसरोवर के काफी सिमिलर है, इसीलिए इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। आदि कैलाश से जुड़ी काफी कहानियां व मान्यताएं हैं। मान्यता है कि जब महादेव मां पार्वती से विवाह करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने इसी स्थान पर पड़ाव डाला था। यह भी मान्यता है कि रावण ने यहीं पर महादेव की कठोर तपस्या की थी और उन्हें महादेव से शक्तियां इसी स्थान पर प्राप्त हुई थी।
कैलाश मानसरोवर के बाद आदि कैलाश दूसरा सबसे प्रमुख कैलाश माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने ध्यान के लिए इसी दिव्य स्थान को अपने आवास के रूप में चुना था। काफी देर तक हम आदि कैलाश के इस दिव्य नजारे को निहारते रहे और अब समय था शिव पार्वती मंदिर के दर्शन का। हर हर महादेव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी यूएस में रहने वाले ललित चौहान जी का, जिन्होंने मेरी इस यात्रा के लिए कंट्रीब्यूट किया। पहुंच गई हूं मैं इस आदि कैलाश यात्रा के मुख्य पॉइंट पर, जो कि है ये शिव मंदिर। अभी ऑफिशियल आदि कैलाश यात्रा नहीं खुली थी, तो मंदिर के कपाट बंद थे। मैंने बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर लिए। यह मंदिर छोटा है, लेकिन देखने में काफी सुंदर लगता है। सर्दियों में जब ये जगह चारों तरफ बर्फ से ढकी रहती होगी, तब यह मंदिर कैसा दिखता होगा, इसकी बस कल्पना ही कर सकते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ से डिवाइन व्यूज दिखते हैं। इन व्यूज को और खास बनाते हैं मंदिर के आसपास लगे त्रिशूल व डमरू। अब लगभग 11:30 बज चुके थे और अब मैंने वापस जॉलीकॉन्ग के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। आदि कैलाश यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है ओम पर्वत के दर्शन, जिसके बगैर आदि कैलाश की यात्रा अधूरी है। इसलिए अब मुझे वापस जॉलीकॉन्ग जाकर आज ही ओम पर्वत की यात्रा के लिए निकलना था। लगभग 20 मिनट में ही मैं आदि कैलाश के बेस कैंप जॉलीकॉन्ग पहुंच गई। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो सीजन में यहाँ आपको बेड्स वगैरह मिल जाते हैं। बारह बजे हमने ओम पर्वत के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुंच गए थे, जिसकी वजह से इस रूट की कई चीजें मैं नहीं देख पाई थी और उनमें से एक था गणेश पर्वत। यह आदि कैलाश से कुछ ही किलोमीटर पहले दिखता है। इससे एक छोटी सी धारा भी निकलती है। मेरे गाइड ने बताया कि इसे गणेश नाला कहते हैं। इस रास्ते पर एक और गांव जो हम सुबह अंधेरे की वजह से नहीं देख पाए थे, वह है रोंगकोंग गांव, जो गुंजी से कोई 3-4 किलोमीटर दूर था। गाइड ने बताया कि ये गांव यहाँ के सबसे पुराने गांवों में से एक है। यहाँ पर 2 नदियों का संगम भी दिख रहा था। अब यहाँ से ओम पर्वत कोई 30 किलोमीटर रह गया था। यह पूरा रास्ता अब कच्चा व उबड़-खाबड़ होने वाला था। बीच में कई जगह रास्ते पर नदियां सी बह रही थी।
यह पानी ऊपर ग्लेशियर से आ रहा था। ओम पर्वत तक पहुंचने का रास्ता मिट्टी और बोल्डर से भरा हुआ है। जगह जगह पर मिट्टी के पहाड़ हैं, जिनसे पत्थर गिरने का भय बना रहता है। पहली नजर में यह पूरा एक ग्लेशियर सा लगता है। पूरे एरिया में मिट्टी और पत्थर होने के बाद भी यह काफी खूबसूरत लगता है। पहाड़ों के बीच से कटता रास्ता, रास्ते के नीचे नदी और बैकग्राउंड में बर्फ से भरी पहाड़ियां। कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ता ज्यादा खूबसूरत है, आदि कैलाश या ओम पर्वत का। ओम पर्वत के 1-2 किलोमीटर पहले रास्ते पर काफी पानी बह रहा था, जिससे इस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। लेकिन पानी की वजह से इन गड्ढों का पता चलना कठिन था और इसी एक गड्ढे में हमारी गाड़ी फंस गई। इस रूट पर अभी हमारे अलावा और कोई नहीं था, तो हेल्प भी नहीं ली जा सकती थी। इस गाड़ी के ओनर धारचूला के ही रहने वाले थे। उन्होंने काफी देर तक गड्ढों में पत्थर भरकर गाड़ी को आगे पीछे कर बाहर निकालने की कोशिश की और 20 मिनट बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। लगभग 4 बजे हम नाभिडांग नाम की जगह पहुंच गए। गाड़ियों का यह लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर आपका परमिट भी चेक होता है। यहाँ से आपको 100-200 मीटर का ट्रैक कर थोड़ा ऊपर पहुंचना होता है। जहां आपको एक गेट बना दिखता है। इस गेट के पास एक मंदिर है और यहीं से होते हैं ओम पर्वत के दिव्य दर्शन। पहुंच गई हूं मैं ओम पर्वत के व्यू पॉइंट पर और यहीं से होते हैं आपको साक्षात ओम पर्वत के दर्शन। ओम पर्वत काफी खास व पवित्र है, क्योंकि इस पर ओम शब्द की आकृति नजर आती है। इस पर बर्फ कुछ इस तरह पड़ती है कि यह ओम शब्द का आकार ले लेती है और इसीलिए इसे ओम पर्वत कहते हैं। पहाड़ पर बना ये ओम भारत की तरफ दिखता है, जबकि इसका पिछला भाग नेपाल की तरफ पड़ता है।
मेरे पीछे आप देखेंगे तो हिमालय की चोटियाँ जो है बर्फ से ढकी नज़र आ रही हैं और ठीक पीछे आपको एक नाभि के आकार का ग्लेशियर दिखेगा जिसे पार्वती नाभि के नाम से जाना जाता है। कुछ देर तक हम ओम पर्वत व उसके आसपास की पहाड़ियों को देखते रहे। अब तेज हवा चलने लगी थी और ठंड भी काफी बढ़ गई थी, इसीलिए अब हम वापस नीचे गाड़ी की तरफ आने लगे। अमर एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने के लिए रुक गए, तो मैं थोड़ा नीचे आकर आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने लगी। अभी ऊपर कुछ दुकानदार व आर्मी वालों के अलावा और कोई नहीं था और यह पूरा एरिया ही सुनसान पड़ा था। तो मैं आंखें बंद कर थोड़ी देर इस शांत और स्पिरिचुअल वातावरण में बैठ गई। जब बैकग्राउंड में ओम पर्वत हो तो ध्यान लगाने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या ही हो सकती थी। अब हमारे गाइड अपनी गाड़ी लेकर ऊपर से नीचे की तरफ आ गए और हमने गाड़ी में बैठकर वापसी का सफर शुरू कर दिया। जिस जगह पर हमारी गाड़ी फंसी थी, अभी उस जगह को फिर से क्रॉस करने के लिए हमारे गाइड ने सड़क के बड़े गड्ढों को पत्थरों से भर दिया। जो हिस्सा ऊपर जाते हुए आधे घंटे में क्रॉस हुआ था, वापसी में वह 2 मिनट में ही पार हो गया। कुछ किलोमीटर आने के बाद एक जगह मंदिर दिखाई देता है। यह जगह काला पानी नाम से जानी जाती है। यहाँ पर एक काली माता का मंदिर बना है और इसी मंदिर से शुरुआत होती है काली नदी की। हम मंदिर में काली नदी के उद्गम स्थान को देखने के लिए चले गए। सड़क से मंदिर का रास्ता कोई 100 मीटर का है। गुंजी गांव से आगे जब आप ओम पर्वत के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं तो बीच में ही एक मंदिर पड़ता है जिसे काली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि ये वही जगह है जहां से काली नदी का उद्गम होता है। तो चलिए अब चलते हैं दर्शन करने। पहले यह मंदिर बहुत छोटा था, लेकिन बाद में इस मंदिर के आसपास आर्मी के कुछ कैंप सेटअप हो गए और उन्होंने यह मंदिर बड़ा बना दिया। आर्मी वालों ने सड़क से मंदिर तक का रास्ता काफी अच्छे से सजाया हुआ है। यहाँ पहुंचकर जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो काली माता की मूर्ति बनी दिखती है और इन्हीं मूर्तियों के नीचे एक पानी की धारा बहती है जिसे एक दरी व लकड़ी के टुकड़े से ढकाया हुआ था और यही था काली नदी का उद्गम स्थान।
मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जो विशालकाय काली नदी पूरे धारचूला में बहती है, उसका ओरिजिन मुझे एक मंदिर के अंदर से होता हुआ दिखेगा। इस यात्रा के दौरान कई ऐसी चीजें थी जो बिना गाइड के जानना मुश्किल थी। काली नदी का यह उद्गम स्थान देखना उन्हीं में से एक था। मंदिर के दर्शनों के बाद अब हम वापस गाड़ी की तरफ आ गए और हमने अपना गुंजी का सफर स्टार्ट कर दिया। धारचूला नेपाल बॉर्डर पर बसा है, इसीलिए आप आदि कैलाश की यात्रा के दौरान सड़क पर जानवरों के झुंड के साथ लोगों को चलते देख सकते हैं। मुझे बताया गया कि ये लोग नेपाल के होते हैं और ये 6 महीने यही नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं। पहले ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया आते हैं और फिर इंडिया में ही कुछ दिन की पैदल यात्रा कर एक सीतापुल नाम की जगह से एक बार फिर बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल में अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ नेपाल बॉर्डर से अपने गांव की तरफ जाने के लिए नेपाल में रोड तो दूर पैदल रास्ते भी नहीं होते, इसीलिए ये लोग भारत से ही होकर जाते हैं और फिर 6 महीने काम के बाद इसी रास्ते धारचूला नेपाल बॉर्डर पर वापस आ जाते हैं। आदि कैलाश की इस यात्रा में आपको जगह जगह झुंड में याक की तरह दिखने वाले जानवर दिखते हैं, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में झुप्पू कहा जाता है। पुराने समय से ही इनका यूज सामान लाने ले जाने में किया जाता है। आदि कैलाश रूट पर यात्रा के दौरान जो एक और चीज काफी यूनिक लगी, वो है इस रूट पर आने वाली नदियां व संगम। फिर चाहे वह नेपाल या तिब्बत की तरफ से आ रही नदियों के साथ संगम हो या फिर उत्तराखंड के ही कई भागों से आने वाली नदियों का। आदि कैलाश की इस यात्रा में जगह जगह पर मिलने वाली गंगा की ये छोटी छोटी धाराएं ऐसी लगती हैं कि मानो ये स्वयं महादेव की जटाओं से बह रही हों।